हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मतलब पूरा आपका जो 6 to 7 मंथ जो रहेगा सीडैक के साथ, उसको आप एफिशिएंटली कैसे रख सकते हो। और वो एफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए कि बाद में जब आपका कोर्स खत्म हो जाए तो वो एफिशिएंसी की वजह से आपको एक अच्छा पैकेज और एक अच्छी कंपनी, एक ड्रीम कंपनी आपको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट मिस कर दिया, आप आपको सैटरडे संडे सारे के सारे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा वर्क है, पेंडिंग वर्क है, जो भी मॉड्यूल्स स्टार्ट होंगे, उनके साथ साथ ही स्कोप अप करना पड़ेगा। और जो असाइनमेंट्स रहेंगे उनको तो कंपलसरी करनी ही है। नहीं तो फिर अगर आपके असाइनमेंट्स अगर पेंडिंग रह गए तो फिर आप आगे चल के वो असाइनमेंट्स से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे या फिर जो भी प्रैक्टिकल रहेगा वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझे पूछो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी है जिसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए वो भी स्टार्टिंग से, तो वो बेसिकली मैं ये चार चीजें कहूंगा: कोडिंग प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट, सीसीई और सीसीपीपी। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छी कंपनी मिली है। मैं कॉपीराइट या फिर उस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप सनबीम के वेबसाइट वगैरह पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये चीजें जो है चार इसमें डिवाइड करूंगा। और ये सारी चीजें जो है मैंने खुद ने ट्राई किए, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये। सबसे पहले जो है कोडिंग प्रैक्टिस की आती है, तो कोडिंग प्रैक्टिस बोला तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कोडिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने हर बार सुना होगा कि मुझे आपको अगर कोडिंग राउंड में परफेक्ट करना है तो हैकर अर्थ करना है, हैकर रैंक करना है। फिर ये ऐसे वेग आंसर्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियरली और प्रिसाइज बताऊंगा। कोडिंग प्रैक्टिस के लिए जो मैंने किया था, एक्चुअली मैंने डीएसए कोर्स लिया था गिग्स फॉर गिग्स का। और उसमें से भी सिर्फ फोकस था जो मॉड्यूल्स थे, जैसे स्ट्रिंग्स है, फिर एरे है, एरेज और हैश सेट्स और मैथमेटिक्स। मैंने सारा का सारा फोकस इन टॉपिक्स पे रखा था। पहले क्या करता था मैं कि इसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स होते थे, तो वो वीडियो लेक्चर्स देखता था। और फिर उसके बाद उसी में 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको वो। ये गिग्स फॉर गिग्स का है और ये कोर्स मुझे काफी फायदा हुआ इससे। जैसे भी ये ना, ये ट्रैक्स रहते हैं इसके, तो मैं इस पे मैथ्स के, अगर मैथ्स का मैं देखूंगा तो मैथ्स में सारे के सारे टॉपिक वाइज रहेंगे। फिर यहाँ पर तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, और इसके ऊपर आप जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहेंगे जो आप कर सकते हो। और वो मोस्ट प्रोबेबली ना, मैं तो ये करूंगा कहूंगा कि जो कोडिंग राउंड्स अपने कैंपस में होते हैं मोस्टली इसी लेवल पे ही होते हैं। और ये मुझे बहुत ही काम आए, ये सब मैंने सॉल्व करे थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और ये एक मतलब यू कैन से बहुत ही एक फिक्स्ड और बाउंडेड एक तरीका है जिससे हम लोग उसको बार बार रिपीट करता है। और मैं क्या करता था, इसको बार बार वही टॉपिक्स रिपीट करता था। मैं मैथ्स के मैथमेटिक्स, स्ट्रिंग, एरे पूरा नहीं देखता था, मैं बस मैथ्स का देखता था। मैथ्स का, फिर एरेज, सॉर्टिंग और ये हैशिंग और ये स्ट्रिंग्स। बस इसी टॉपिक को बार बार वीडियो देखने, प्रॉब्लम सॉल्व करने, वीडियो देखने, प्रॉब्लम सॉल्व करने। प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं है, एकदम रिलेवेंट लेवल पे है। जितना थियरी उस वीडियो में बताई है उसी से रिलेटेड है। तो फिर ये मोस्ट एफिशिएंट और बेस्ट वे कोडिंग के लिए मैं कहूँगा, प्रैक्टिस के लिए, कोडिंग प्रैक्टिस के लिए। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके कोडिंग राउंड सारे आराम से निकल जाएंगे। ये मैंने इधर लिख भी रखा है, ये फॉलो द लेक्चर्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट की बात। तो प्रोजेक्ट का आपको स्टार्टिंग से ही रखना है। अभी जैसे आपका डीबीटी मॉड्यूल हो गया, सबसे पहले आपको डीबीटी मॉड्यूल पढ़ाया जाएगा। डीबीटी मॉड्यूल होते ही आपको उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह स्टडी करके नॉर्मलाइजेशन रहा तो एटलीस्ट 2NF तक आपको वो टेबल स्ट्रक्चर
डिजाइन करना आना चाहिए, कंपलसरी है। आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछेंगे कि आपने डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसे बनाया, कौन से एनएफ तक बनाया है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन रहेगा उधर। तो ये डेटाबेस जैसे ही कंप्लीट हुआ आपको तुरंत ही जैसे ही कंप्लीट होता है, संडे सैटरडे आपकी टीम वगैरह या फिर आपके ग्रुप्स बने होंगे, बैठो सैटरडे संडे स्पेयर करो उस पे, बैठ के फाइनली आउटपुट निकालना है। और मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज कहूंगा, आप स्टार्टिंग से एक रिपोजिटरी बना के रखो गिटलैब पे, और गिटलैब पे जो भी आपकी मीटिंग होती है ग्रुप की, उसको हमेशा कमिट करके रखा करो। कमिट भी वो भी सेंसिटिव, मतलब उसको देखने से पहचान में आना चाहिए कि उस मीटिंग में या फिर उस दिन क्या हुआ। वो मटेरियल जो आपने रिसर्च किया, जैसे कोई एक्सेल शीट बनाई, अभी जैसे ना मैं क्या करता था कि अगर मैंने एक्सेल एक्सेल शीट पे डेटा टेबल डेटा डेटाबेस टेबल्स वगैरह बनाए थे, तो फिर उस जो भी एक्सेल शीट यूज की थी, उस एक्सेल शीट को उसी फोल्डर में सेव करो, और वो फोल्डर गिट पे पुश करो, और वो उसका जो कमिट का जो मैसेज रहेगा उसको प्रॉपर लिखो। क्यों, मतलब यहाँ से तो क्या है, आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, फेज वाइज आपने कैसे किया। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने ये सब चीजें करोगे, तो मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूँ कि इंटरव्यूअर को आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार मुझे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ये सारी चीजें करोगे साथ में। करने से, मैं बोलता हूँ, मैं जब जो सेकंड इंटरव्यू हुआ था, तब वो इंटरव्यूअर मेरे आंसर सुन के इतना खुश था कि उसने 15 मिनट में मेरा सेकंड इंटरव्यू खत्म हुआ था। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था, मतलब मैंने सारी चीजें एक्सप्लोर कर रखी थी। जितनी भी चीजें हैं, मोस्ट एडवांस चीजें जो जितने भी मुझे मालूम थी, जितने भी अपनों को कोर्स में पढ़ाई जाएंगी, वो मोस्ट एडवांस रहेंगी, और सारी चीजों के बारे में आपको बेसिक और फंडामेंटल मालूम होना ही चाहिए। तो जैसे डीबीटी हुआ, आपको डेटा टेबल, और एक्चुअली में ये तो डेटाबेस टेबल तो अभी रेडी तो नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले यूआई डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है। पहले यूआई डायग्राम बनाओगे, फिर यूआई डायग्राम से फील्ड्स आपको मालूम चलेगी, प्रोजेक्ट्स के फील्ड मालूम चलने के बाद फिर वो फील्ड्स को लोगे, फिर उसके बाद डेटा टेबल, सारे के सारे जो टेबल्स बनेंगे, और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा। तो तुरंत अभी तो फिलहाल शायद ये पॉसिबल नहीं है। जब आप डब्ल्यूपीटी मॉडल होगा, तो उसके बाद ये बनाओगे आप यूआई डायग्राम, यूआई डायग्राम के बाद ये डीबीटी का कंप्लीट करना है। और जैसे ही ये डीबीटी का खत्म होता है, डब्ल्यूपीटी का खत्म होता है, ये अपना बैकएंड चालू हो जाएगा। आपको एक वायर फ्रेम डायग्राम रेडी रखना है। जैसे ना ये देखो, हम लोग का जो था वायर फ्रेम डायग्राम, मैंने दिखाता हूँ, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बना के रखा था अपना वायर फ्रेम डायग्राम। उसको अपनों को डब्ल्यूपीटी वगैरह की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरी सनबीम की रिपोजिटरी है। जो भी मटेरियल सिस्टमेटिक तरीके से मैंने रखा है, मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे कोई भी कुछ भी पूछता था, तो 80 to 90% मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। मैं इसमें, आप अगर मुझे कुछ भी बोलोगे, किसी भी मटेरियल का, कोई से भी टॉपिक का कुछ भी मटेरियल बोलोगे, मैं 80 to 90% में सर्च कर सकता हूँ। ऐसी ये रिपोजिटरी है, मतलब एफिशिएंट रिपोजिटरी अपनों को मेंटेन करनी है। ये प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी है। ये प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी में हम लोगों ने जो जो काम किया है, सारे के सारे कॉमेंट्स मैंने अपने गिटलैब के ऊपर है। प्राइवेसी की वजह से मैं अपनी गिटलैब की रिपोजिटरी और फिर उसके कमेंट्स नहीं दिखा सकता। अब जैसे यहाँ पर ईआर डायग्राम है, हम लोगों ने सबसे पहले तो ये यूआई डायग्राम बनाया था। ये जस्ट आपको आप पेंट में बना सकते हो या ड्रॉ डॉट आईओ में बना सकते हो। ये पेजेस कैसे दिखेंगे, तो ये सब आपको बना के रखना है। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है, क्योंकि डब्ल्यूपीटी मॉड्यूल एडवांस जावा के बाद होगा। पहले आपको एडवांस जावा होगा, तो एडवांस जावा में आपको जैसे एडवांस जावा कंप्लीट होगा, आपको बैकएंड के ऊपर काम चालू हो जाना चाहिए। जैसे ही आपका एडवांस मॉड्यूल मॉड्यूल कंप्लीट होता है, एडवांस मॉड्यूल के साथ साथ आपका बैकएंड का पार्ट बेसिक लेवल तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही डब्ल्यूपीटी का मॉड्यूल स्टार्ट होगा, तो डब्ल्यूपीटी मॉड्यूल के साथ आपका ये जो पेजेस का डिजाइन है, वो सब रिएक्ट स्टार्ट होने से पहले ये सब का रेडी होना चाहिए। और जैसे ही आपका अमित सर रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, तो रिएक्ट के साथ साथ आपको ये सारा का जो भी असाइनमेंट रहेंगे, असाइनमेंट करो, असाइनमेंट के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर दो। और वही मोस्ट एफिशिएंट वे है प्रोजेक्ट करने का। अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप सोचोगे कि यार नहीं, सीसीए होने के बाद 10-15 दिन का गैप मिलेगा, वो गैप में मैं कर लूंगा, नहीं होता है। आप कर भी लोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है।
ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ ये। तो ये बात हो गई आपको। अभी सिस्टमेटिकली अगर पढ़ाएंगे जाएंगे तो सबसे पहले बैकएंड पढ़ाया जाएगा, मतलब ये एडवांस जावा पढ़ाया जाएगा। एडवांस जावा के साथ साथ आपको बैकएंड कंप्लीट करना है, फ्रंट एंड कंप्लीट करना है। फ्रंट एंड कंप्लीट करना है जैसे आपका मॉड्यूल फ्रंट एंड का रिएक्ट का कंप्लीट होता है, उसके साथ साथ आपका ये फ्रंट एंड बेसिक लेवल पर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं तो ये दिक्कत करेगा आपको, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर ये जो डिप्लॉयमेंट वाला मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, तो उसके साथ साथ आपको ये डॉकराइजेशन डिप्लॉयमेंट का उसके साथ साथ ही कंप्लीट करना है ये पैकेजिंग। और मैं बोलता हूँ मुझे इंटरव्यू में इस सब के बारे में पूछा गया था, और ये आपको प्लस पॉइंट करेगा। कोई बच्चा डिप्लॉयमेंट वगैरह करता भी है तो सिर्फ वो EC2 इंस्टेंस या सब ये सब सोचते हैं, जबकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में डिप्लॉयमेंट के लिए EC2 इंस्टेंस प्लस डॉकराइजेशन किया था, डॉकर कंटेनर। वो नाम सुन के इंटरव्यूअर जान गया था कि मतलब यार बंदे में मतलब बहुत सारी स्टडी वगैरह की है, डॉकर का है, कंटेनर का है, आपको वो करना है। और वो सर के साथ ही पॉसिबल है, बाद में नहीं हो सकता ये, क्योंकि मुझे लगता है हमारे बैच में से तो किसी ने वो डिप्लॉयमेंट डॉकर में किया ही नहीं था। सब लोगों ने EC2 इंस्टेंस पे ही किया था। और वो EC2 इंस्टेंस का उतना कुछ डिफिकल्ट होता नहीं, उसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है, जस्ट आपको EC2 इंस्टेंस पे कॉपी करना है और उधर से रन करना है। वैसे नहीं चलेगा, आपको EC2 इंस्टेंस प्लस डॉकर यूज करना है कंपलसरी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैंने अपने खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। जब भी चाहे तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं और उस मैसेज का या फिर ईमेल का रिप्लाई दे दूंगा मैं। तो ये रही प्रोजेक्ट की बात। आपका प्रोजेक्ट CCE स्टार्ट होने से पहले पूरी तरह से सारी बाउंड्रीज के साथ कंप्लीट हुआ होना चाहिए, अलोंग विथ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगती है, लेकिन आप अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी साथ में करेंगे तो वो प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी और उधर बोलने के लिए भी आपको अच्छा लगेगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी इंक्लूड करना है किसी भी हाल पे, इसको हटाना नहीं है स्प्रिंग सिक्योरिटी को। स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT इंक्लूड करना है, इसका वेटेज आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट्स में मिलेगा इसका वेटेज। जब आप बोलोगे कॉन्फिडेंटली तो उस पे आपको डेफिनेटली वेटेज मिलेगा। ये सारी चीजें आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड है, CCE से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आती है बात CCE की। CCE का पूरा थ्योरेटिकल रहता है, और मेरे हिसाब से सारे के सारे जो जितने भी अपनों को क्लास में पढ़ाया जाता है उसके क्लास नोट्स प्रॉपरली बनाओ। क्लास नोट्स प्रॉपरली बनाओ इसका मतलब ये है कि जैसे सर पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में टाइम स्टैम्प बहुत जरूरी है। टाइम स्टैम्प बीच बीच में पेज के ऊपर रैंडमली लिखते रहो, क्योंकि आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप वीडियो देखोगे, अपने जो सनबीम के पोर्टल के ऊपर रहते हैं वो वीडियोस देखोगे, और उस वीडियोस में फिर अगर आपको वो टाइम स्टैम्प ढूंढना है, अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट का टाइम स्टैम्प होगा तो आपको बहुत एफिशिएंटली वो चीज तुरंत मिल जाएगी। अगर मैं अभी भी ना, अगर हम लोग का एक्सेस तो वैसे खत्म हुआ है, अगर आप मुझे बोलोगे कि यार सर ने ये पॉइंट का ये पॉइंट कब पढ़ाया था, तो मैं नोटबुक में, और मैं वो क्या करता था, जो भी नोटबुक मैंने मेंटेन करी है, जैसे मैंने ये नोटबुक, एक मिनट नया ही खोल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ये नोटबुक है, ये नोटबुक में जो भी कंटेंट लिखा रहेगा, मैं साथ साथ में क्या करता था, आज लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ, वर्ड की नोटबुक, वर्ड वर्ड में मैंने ये सारी चीजें ना, एक मिनट दिखाई देता हूँ मैं आपको ये। जैसे भी एडवांस जावा का है, इसमें क्लास वर्क है, क्लास वर्क में ये नोटबुक रेफरेंस पेज करके एक है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, और ये आपको बनाना पड़ेगा तभी आप ना 10, 12 + 15 LPA के ऊपर का पैकेज के बारे में सोच सकते हैं। आपको इतनी एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी। ये देखो ये 200 नोटबुक नंबर 2, 218 पेज पे ये कनेक्ट ये चीजें हैं, 219 पे ये चीजें है। और इसी पेज पे अगर आप, मैं नोटबुक तो नहीं दिखा सकता, वो नोटबुक के ऊपर, इसके ऊपर टाइम स्टैम्प्स लिखे हुए हैं सारे के सारे। जैसे ही नया टॉपिक स्टार्ट होता था तुरंत मैं यहाँ से टाइम देखा, और वो टाइम
नोट डाउन करके रखता था कि हाँ ये टाइम से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, तो उससे मेरी इतनी एफिशिएंसी और इतना काम आसान हुआ था। सीसीई के टाइम पे जैसे ही मुझे कोई डाउट आता था, मैं तुरंत उस टाइम पे जाके मैं वो वीडियो का उतना पार्ट देखता था। नहीं तो फिर आपको क्या होगा, वो क्लास के वो वीडियो में कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे और वो स्किप करने के चक्कर में वो जो आपको चाहिए वो मिस हो जाएगा उधर से। तो एक बात वो ध्यान रखिए कि आपको नोटबुक है, इन नोटबुक में जो भी कंटेंट है ये वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको लिखना है पेज नंबर के साथ, और नोटबुक का कुछ भी आप अलग से नाम दे दो, नोटबुक 2 पेज नंबर 1 2 3, और इसके ऊपर जस्ट हम लोग को चाहिए कि भाई पॉइंट लिखने हैं। जैसे उस दिन जेडीबीसी पढ़ाया है या फिर जावा का कोई है तो ओओपी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं या इनहेरिटेंस पढ़ाया है, जस्ट ऐसे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है। और इसके साथ साथ अभी जैसे मान लो ये पेज है नोटबुक का, तो आप मैम ने जैसे यहाँ पर इनहेरिटेंस स्टार्ट किया, जैसे स्टार्ट करती यहाँ पर तुरंत यहाँ पर ऐसे टाइम देख लिया, यहाँ पर अभी 6:19 हो रहे हैं, जस्ट ऐसे डालना है। ये इतनी सी चीज आपकी बहुत सारी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। और इसका एंट्री ये वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है, और ये सारे नोटबुक्स के लिए करना है, अदरवाइज आपकी एफिशिएंसी इतनी ढीली हो जाएगी, वो सीसीए में आपका रिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर बच्चे बोलेंगे सीसीए में इतना सारा कुछ है, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, वो कंफ्यूजन रहेगा। तो प्लीज गाइज इसको फॉलो करो। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ये सीसी का है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सीसी में कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं, और ये एमसीक्यू के चक्कर में फंसोगे, 1000 एमसीक्यू करते रहोगे, नहीं होने वाला है कुछ। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो जो 40 एमसीक्यू सीसी में आएंगे वो आपसे डेफिनेटली बनेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो, नहीं तो फिर 1000 2000 क्वेश्चन ऐसे मतलब अनऑफिशियल्स पे बहुत चलेंगे अभी। जैसे हम लोग का तो जनवरी में था सीसी, तो अनऑफिशियल्स पे चलेगा, इतने एमसीक्यू लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। आप, मैं बोलता हूँ गूगल बहुत बड़ा है, गूगल पे एमसीक्यू ढूंढते ढूंढते आप थक जाओगे, नहीं मिलेंगे जो रेलेवेंट है, और वो आप पढ़ के भी जाओगे उसके मैचिंग हम लोग आपको एमसीक्यूज इसमें एग्जाम में नहीं मिलेंगे। उससे अच्छा आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखोगे तो सीसी के साथ साथ आपका सीपीपीपी का भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सीसीपीपी मतलब ये अपना कैंपस का है, ये कॉमन कैंपस प्रोग्राम प्लेसमेंट प्रोग्राम का है। और जो मेन पार्ट रहता है, जो हर कोई जिसने किसी ने ये जो सीडेक में एडमिशन लिया है वो इसके लिए ही लिया रहता है, सीसीपी के लिए। और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट से ही रखनी है। मैं बोल रहा हूँ समय की कमी रहेगी, सैटरडे संडे स्पेयर करो, नो एंजॉयमेंट। मैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की शेड्यूलिंग, जिस दिन से सीडेक स्टार्ट हुआ और जिस दिन तक मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, और जिस दिन प्लेसमेंट हुआ उस दिन तक मैंने मॉर्निंग 8 नाइट 1:30 PM तक ये शेड्यूल कंटिन्यूअसली फॉलो किया है। और वैसे मैं अगर मुझसे होता भी नहीं था तो घर वालों को मैंने बोल रखा था, घर वाले मुझे गाली देते थे सीधे, तो मैं सोचता था कि यार वो गाली देने के बजाय मैं पढ़ लेता हूँ। वो फॉलो करना, इतना शेड्यूल आप फॉलो करोगे तो सारी चीजें ऑन टाइम, सारी चीजें कवर होंगी। और आपके हाथ में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर इतनी मेहनत करोगे तो 15+ LPA वाला पैकेज आपके हाथ में रहेगा। सीसीपीपी के लिए आपको ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा एडवांस चीजें करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पूछी नहीं जाती है। एरेज रखो स्ट्रॉन्ग, और ये सारी चीजें ना यहीं से क्लियर हो जाएगी। ये जो है ना ये कोडिंग राउंड का, एरेज रखो, स्ट्रिंग्स स्ट्रॉन्ग रखो, और जो भी लॉजिक आपको, वो ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस रटने हैं, जो लॉजिक यूज हो रहा है उसको ध्यान में रखो। फिर ये कोर जावा है, कोर जावा के बेसिक्स मतलब ओओपी के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इसमें ओओपी आएगा। फिर कोर जावा में मोस्टली ओओपी पूछा जाता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट आता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस क्या होता है, फिर पूछेंगे मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, स्टैटिक डायनामिक मेथड बाइंडिंग क्या होता है, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, ये सब सारी चीजें मैं इसके ऊपर ये सीरीज बनाऊंगा, मैं इसकी टेंशन मतलब कोर जावा की एक सीरीज बनाऊंगा। और मुझे मधुरा मैम ने पढ़ाया था, शी इज द बेस्ट मैम। और मैं बोलता हूँ जो भी मैं आंसर्स इंटरव्यू में बोले थे उसी लैंग्वेज में बोले थे इंटरव्यू, और इतना खुश हुआ था, हर आंसर के बाद मुझे गुड बोलता था वो। तो एक्चुअली मैं सारे के सारे वर्ड्स जो मैम क्लास में बोलती थी, सारे वर्ड्स मैंने एज इट इज
वो इंटरव्यू के सामने रखे थे। और ये प्रोजेक्ट का फ्लो ना आप लास्ट 10 to 20 डेज के लिए नहीं रखोगे, साथ साथ में चलोगे। और जो भी वर्क होता है उसको साथ साथ में गिट रिपॉजिटरी में पुश करना है कंपलसरी। और इसके साथ साथ आपको मर्जिंग और ये सब सीखना है। मर्जिंग आना जरूरी है अपने यहाँ पर उतने एडवांस लेवल तक, मतलब सर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देंगे और एक मर्जिंग करके बताएंगे। इससे अच्छा आप अभी से रेडी हो जाओ, मर्जिंग के वीडियोस देखो यूट्यूब पे और मर्जिंग सीख लो। मर्जिंग क्या होती है, ब्रांचिंग क्या होती है, ये सब चीजें सीख लो। ऐसे इंतजार मत करो कि जब हम लोग को सिखाया जाएगा तब हम लोग उसको करेंगे, वैसे होगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में मैं बोलूँ तो ये मर्जिंग कॉन्सेप्ट वगैरह सब हम लोग को एसडीएम में पढ़ाया था। जबकि ये एसडीएम में पढ़ाने से पहले जब से मैं बैकएंड पे काम कर रहा था साथ साथ में, तब से मुझे वो मर्जिंग कॉन्सेप्ट आता था। गिट के जितने भी बेसिक्स थे वो मुझे सारे आते थे वो। और आपको चाहिए तो फिर मैंने शॉर्ट वीडियोस बना के भी रखे हैं, वो आप देख सकते हो। अगर वहां से समझ में नहीं आता तो जहां पर भी समझ में आता है वहां से देखो, लेकिन ये साथ साथ में चालू रखो। और ये कॉन्फिडेंस जो आपको इंटरव्यू में बोलने के लिए आएगा वो यही सबसे जो प्रैक्टिस में करोगे, जिसके ऊपर कोई चीज अटकती है उसके ऊपर जो प्रैक्टिस करोगे, वो प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और वही प्रैक्टिस आप एलोबरेट करोगे और वहां पर इंटरव्यू में आपके पास शब्दों की कमी नहीं रहेगी। आप इतना बोलोगे कि इंटरव्यू को खुद बोलना पड़ेगा कि बस कर भाई। वो टाइम के मुझे मेरे तीनों के तीनों इंटरव्यू इतने ऐसे गए थे कि टाइम लिमिट क्रॉस हो गई, वो इंटरव्यू को भी मालूम नहीं चला था और मुझे भी नहीं मालूम चला था। और वो फिर बीच में ही कट कर देते थे कि यार ठीक है टाइम हो गया है, इट्स ओके, ऐसे करके बोल के इंटरव्यू खत्म होता था। फिर बात आती है अपने, ये तो हो गया अपना, ये इतनी सारी चीजें फॉलो करोगे मैं आपके प्लेसमेंट, अच्छे प्लेसमेंट की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ने किया है फॉलो, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ। और ये नोटबुक का सीरियसली फॉलो करो फ्रेंड्स, नहीं तो ना आपकी एफिशिएंसी बहुत लूज हो जाएगी। नोट्स अच्छे से बनाओ। शायद मैंने एक ये सैंपल नोटबुक मैं आपको शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो सैंपल आप देख लेना। बहुत ही प्रॉपर कलर पेन यूज करो। बहुत बार बोला जाता है कि ये कलर पेन वगैरह सब ये जो लड़कियां यूज करती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कलर पेन यूज करने से मुझे बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाइड दिखती थी। जब मैं नोटबुक में जाता था तो मुझे मालूम चलता था कि सॉर्टेड रहता था कि टॉपिक कहाँ पर है, कंटेंट कहाँ पर है। जैसे मैं एक ये फॉलो करता था, जैसे क्वेश्चंस लिखने, टॉपिक्स लिखने हैं, तो मैं टॉपिक्स रेड पेन से लिखता था। जो भी अपना कंटेंट है वो ब्लू पेन से लिखता था। और जो भी चीजें हैं क्वेश्चंस लेंगे, वो क्वेश्चंस में ब्लैक पेन से लिखता था। इससे बहुत सारी एफिशिएंसी बढ़ती है। हम लोग को क्या लेना देना लड़की और लड़के से, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपने को काम करना है अच्छे से और उस काम को एक अच्छे पैकेज में कन्वर्ट करना है। और ये रिपॉजिटरी भी मेंटेन करके रखो हर सब्जेक्ट के लिए। और फिर रिपॉजिटरी में से जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है, एक मिनट मैं नए पेज पे इसको बताता हूँ अच्छे से। जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है, जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है आपके पास ये रिपॉजिटरी रहेगी। इस रिपॉजिटरी के अंदर आपको क्लास वर्क नाम का फोल्डर बनाना है। क्लास वर्क में आपका वो नोटबुक का रेफरेंस वाला रहेगा, रेफरेंस का वो वर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा। उसके अंदर जो भी सर ने अपने को गिट से पुश कर किया होगा, आपने पुल किया होगा, वो सारी कंटेंट रहेगी, क्योंकि वो गिट रिपॉजिटरी बाद में डिलीट की जाती है। तो फिर लास्ट में ये मैनेजमेंट नहीं होता है, तो उससे अच्छा अपने अपने इसमें कॉपी करना है और अपने खुद के रिपॉजिटरी में इसको पुश करना है। ऐसे नहीं करना है कि मैं सनबिम से ले लूंगा बाद में, नहीं होता है, ये टाइम ही नहीं मिलता है। मुझे मालूम है, मैंने अभी तक, अगर मैं साथ में करता था वैसे, मैंने कोई नोट्स छोड़े नहीं थे। मैंने एक स्प्रिंग सिक्योरिटी का टॉपिक में मुझसे मिस हुआ था, पुश पुल नहीं किया था, मुझे अभी तक मिला ही नहीं है वो, मैंने छोड़ दिया अभी वो। क्लास वर्क रहेगा, आप जो असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करते हो वो वाला फोल्डर रहेगा, वो भी आपको गेट पे पुश करना है अच्छे प्रॉपर कॉमेंट्स के साथ। कॉमेंट मैसेज सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब समझ में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्योंकि गिट में आप सर्च कर सकते हो उसमें, तो वो मैसेज के थ्रू सर्च करोगे तो आपको वो सारी चीजें बहुत एफिशिएंट तरीके से आपको मिल जाएंगी। असाइनमेंट हो गया, फिर आपके इंटरनल एग्जाम्स आ जाएंगे। इंटरनल एग्जाम, लैब एग्जाम का एक फोल्डर बनेगा।
और जो भी आप पढ़ते हो, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हो, वो ऐसा नहीं कि आपने नेट पर से पढ़ा और वही की वहीं छोड़ दिया उसको। अपने नोटपैड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा नोटपैड सबसे ज्यादा यूज करो, ये मोस्ट एफिशिएंट है। नोटपैड से एडिक्ट हो जाओ। ये वर्ड वगैरह जाओगे तो खोलने में 10 वो टाइम लगाता है, और फिर वो उसके बाद हम लोग को उसका कलर और ये सब देखने की आदत लगती है। नोटपैड सीधे खोलते ही चालू करना है नोटपैड। और ये जो बेसिक लेवल सॉफ्टवेयर है, अपने पेंट है, MS पेंट, जिसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस बहुत ही मिनिमम रहता है, वैसे सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर दो। जितना पॉसिबल है उतना अपना कमांड प्रॉम्प्ट यूज करो। आप कमांड प्रॉम्प्ट जब देखोगे तो बहुत स्पीड डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है, ये हो गया अपना नोटबुक का हो गया, ये इंटरनल का हो गया, लैब का अलग से बनाया आपने। कमेंट्स सेंसिटिव रखो। बस गाइस, तो फिर मेरे साइड से आपको इतना ही सजेशन है, आप फॉलो करोगे तो मैं इसके बाद 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने सारी चीजें फॉलो की है तो 10 LPA से ऊपर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी फैकल्टी आती है, हर एक फैकल्टी का पढ़ाने का ढंग अलग है। जैसे नीलेश सर आएंगे तो नीलेश सर PPT से पढ़ाएंगे, PPT के ऊपर लिखेंगे। तो आपको वो PPT के रेफरेंसेस आपके नोटबुक में रखना है, मतलब कौन से पेज पे क्या है। एटलीस्ट टाइटल रखना है। टाइटल जैसे आपको मालूम है वो PPT आपके पास ही रहेंगी, देखना तो कभी पॉसिबल होता नहीं है वो PPT को, लेकिन वो टाइटल लिखना है। वो टाइटल के बाद जो जो कंटेंट है 5-6 सेंटेंस इसमें लिखना है, और इसके साथ साथ जो रिकॉर्डिंग होती है उसका टाइम स्टैम्प तुरंत नोट करना है। हर जगह जितना पॉसिबल वहां पर टाइम स्टैम्प डालोगे। जैसे ही टाइम स्टैम्प डालोगे, जैसे ही आप पोर्टल पे जाओगे, अपने जो पोर्टल है उधर से रिकॉर्डेड वीडियोस में जाओगे, खोलोगे वो वीडियो, और वीडियो में उस टाइम स्टैम्प के ऊपर सीधे चले जाओगे आप, तो वो आपको एफिशिएंटली वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आप बुरी तरह से अटक जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे फिर लास्ट में कि यार क्या करूँ क्या नहीं। इतना कंटेंट देखो, अभी ये रिपोजिटरी देखो इधर, ये रिपोजिटरी देखो, ये सनबीम ऑफिशियल की रिपोजिटरी है जो एक फोल्डर से स्टार्ट हुई थी। एडवांस जावा असेसमेंट, एप्टीट्यूड, कोडिंग प्रैक्टिस, कोडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ये देखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। इसके अंदर देखो इतना भरेगा, फिर इसके अंदर इतना है, हर एक के अंदर ये कंटेंट है। तो आप अभी से उसको रेडी रख के रखो, नहीं तो फिर बी रेडी टू फेस द प्रॉब्लम। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। लेट मी सी इफ एनी पॉइंट इज रिमेनिंग। Yes, every point is covered. So all the best, guys. Give you 100%, and definitely you will be successful. एक चीज याद रखोगे, आप जो भी प्रैक्टिस करते हो उसको इम्प्लीमेंट करो। हर एक चीज का आपके पास हैंड्स ऑन होना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यू में बोलने के लिए। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, कुछ भी ये कर लो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। और ये प्रोजेक्ट तो ना मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ साथ ही कंप्लीट करना है। टीम बैठो, एक्स्ट्रा टाइम तो मुझे याद नहीं है मैंने कभी सैटरडे संडे एंजॉय किया है, ना मूवी देखी है, कुछ नहीं देखा। जो अपनी शेड्यूल थी 8 बजे से रात को 2:30 बजे तक, 1:30 बजे तक, कभी कभार तो 2-2 बजे तक चलती थी। और एक अच्छे फ्रेंड्स रखो, जैसे मेरा था ना, एक फ्रेंड था आदित्य माहेश्वरी करके, और वो क्वालिटी पर्सन था। उसको जैसे ही मुझे कुछ डाउट आता है उसको बताता था, वो सर्च करता था, मैं सर्च करता था, प्रॉब्लम जो 2 घंटे में होना था वो 1 घंटे में सॉल्व हो जाता था। और किसी प्रॉब्लम से हार नहीं माननी है, नेट पे सर्च करते रहो, करते रहो। अपनों को फैकल्टी से उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि अपने हर एक बच्चे के डाउट्स रिजॉल्व करते रहेंगे वो। अपनों को अपने डाउट्स खुद रिजॉल्व करने हैं। और और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपकी जो ये क्रोम की हिस्ट्री है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे भी अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखो। उस प्लेलिस्ट में स्प्रिंग सिक्योरिटी के वीडियोस अगर देखने हैं तो उसको तुरंत ऐड करना है। स्प्रिंग सिक्योरिटी का देखा, ऐड करना है। फिर अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो जावा का देखा तो जावा का ऐड करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।